हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। बंधन बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, तो क्या टारगेट्स हैं जो लीडिंग ब्रोकरेजेस ने दिए हैं। और दोस्तों, ऐसा क्या है कि बंधन बैंक का शेयर प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 2-3 सालों से नेगेटिव रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, बिजनेस के बारे में भी समझेंगे, ग्राउंड रियलिटीज के साथ समझेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं पूरे बैंकिंग या एनबीएफसी बिजनेस की। तो यहां पर कोई भी लेंडिंग बिजनेस होता है, लेंडिंग बिजनेस मतलब आप सामने जिसको लोन देते हैं, जो बैंक या एनबीएफसी का बिजनेस होता है, तो ये हमेशा से ही ये रिस्की बिजनेस रहता है, क्योंकि पैसा आपने जमा किया, जो भी आपने डिपॉजिटर से, फिर बाद में पैसा आपने सामने दिया, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कलेक्शन में तकलीफ हो जाती है, कभी कभी सामने पैसा नहीं आता है। और ऐसे हमने पास्ट में एग्जांपल्स देते हैं, देखे हैं। कुछ पीएसयू बैंक्स जिन्होंने लोन दिए, बड़े बड़े लोन्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो सकता है, या फिर कोई दूसरे कारखाने बनाने के लिए दिया हो सकता है, लेकिन पैसा वापस नहीं आ पाया। कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हमने देखा है, कुछ कुछ 1 1.5 साल पहले ही यस बैंक को बिल्कुल आरबीआई ने रेस्क्यू कर दिया था। कोऑपरेटिव बैंक्स का भी हमने एग्जांपल देखा है। तो पैसा देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, फिर पैसा वापस आना भी जरूरी है। तो यहां पर कुछ ही बैंक्स ऐसे हैं जो कंपाउंडर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। मैंने पुराने वीडियोस में बहुत डिस्कस किया है। आपको ऐसे कौन से कंपाउंडर्स बैंक लगते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। अब बंधन बैंक की स्पेसिफिकली बात करते हैं। ये माइक्रो फाइनेंस का मेन इनका बिजनेस है। अब तो बैंक हो गई है, तो अलग अलग जगह में ये एक तरीके से हम देख सकते हैं कि वो डाइवर्सिफाई कर रही है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस मेन है। और माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है, 8-10 महिलाओं का एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। और वहां पर कोई कोलेट्रल नहीं होता है। जैसे आपने घर लिया तो घर कोलेट्रल है, बिजनेस लिया, बिजनेस लोन ली तो कारखाना कोलेट्रल हो सकता है, या फिर कुछ और चीज को कोलेट्रल दिया जा सकता है, प्रॉपर्टी कोलेट्रल दी जा सकती है, सिक्योरिटीज ली जा सकती है। लेकिन यहाँ कोलेट्रल क्या होता है, पियर गारंटी। मतलब हर महिला एक दूसरे की जिम्मेदारी लेती है। मैंने 20,000 रुपए दिए हैं, तो लिए हैं समझ लीजिए, तो हम सब का जो ग्रुप है उसने जिम्मेदारी ली है कि मैं पेमेंट करूं, कुछ भी हो। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो दूसरा पेमेंट करेगा। तो इसीलिए थोड़ा रिस्कीएस्ट मॉडल होता है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन रिस्की मॉडल है तो रिवार्ड भी है, ज्यादा रिस्क है तो रिवार्ड भी है। और दोस्तों, एक समय पे, अभी तो नहीं, 2-3 साल पहले बंधन बैंक सबसे महंगी बैंक हुआ करती थी पूरी दुनिया में, ठीक है। ये क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो पास्ट वैल्यूएशन बंधन के बहुत ही मजबूत हुआ करते थे। लेकिन अब चीजें बहुत हद तक चेंज हो गई है। अब देखिए, कोविड आ गया, लोकल इश्यूज आ गए, जैसे आसाम में माइक्रो फाइनेंस बिल आ गया, आप 2 से ज्यादा लेंडर्स हो नहीं सकते हैं। फिर कुछ बहुत ज्यादा आपने प्रेशर किया पैसा देने के लिए, तो फिर तो सीधा केस कर देंगे, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। असम में ऐसा केस हुआ है। कोविड हुआ। अब कोविड में क्या होता है, यहाँ पर जो भी ग्राहक होते हैं, ऐसा नेट बैंकिंग में पैसा, जैसे आपकी समझ लीजिए पर्सनल लोन है, तो आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है 5 तारीख, 10 तारीख, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ग्रुप में जाना पड़ता है, आदमी जाता है, जो भी फील्ड ऑफिसर है वहां पर वो कलेक्ट करता है। तो कोविड के कारण वो भी काम बहुत मुश्किल है। अब 632 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट था दिसंबर में, वो 103 करोड़ हो गया है। मतलब एक 80% का ये गिरावट आई है। मार्जिन बहुत हाई रहते हैं इन बिजनेस में। ये जो एनआईएम जो आप देख रहे हैं, मैं आपको एसबीआई का दिखाऊंगा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक का दिखाऊंगा, 3.5 से 4.5% के बीच में रहेंगे दोस्तों। लेकिन इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत अच्छा है, और इसके लिए इनको अच्छा वैल्यूएशन मिला है। लेकिन ये 8.1% था पिछले क्वार्टर में, तो ये गिर रहा है। तो ये भी एक कंसर्न है इन्वेस्टर्स का। प्रोविजंस बढ़ गए हैं, मतलब एनपीए हो सकते हैं, उनको पता ही है, तो इसीलिए अलग से पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये प्रोविजनिंग भी बढ़ रही है, ठीक है। अब नेट एनपीए आप देखिए, ये नेट एनपीए नहीं है, ये ग्रॉस एनपीए है। मैं यहाँ रॉन्ग, यहाँ पर मैं जी लिख देता हूँ, ठीक है। ये 1.5% था, जो कि 6.8% अभी हो गया है। अब यहाँ पर प्रोविजनिंग का पैसा आएगा, तो नेट एनपीए कुछ 3.5% के आसपास है। तो ये बहुत बड़ा इंक्रीज है, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों। बाकी पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं है सब कुछ खराब है। कासा 36.8% था, 43.4% हो गया है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट जो है बैंक ने 36% इंक्रीज किए हैं। एडवांसेस मतलब जो लोन्स हैं वो 21% इंक्रीज किए हैं। तो इन सब चीजों, बैंक के पास पैसे आ रहे हैं,
बैंक सामने लोन भी दे रही है, लेकिन तकलीफ कहाँ हो रही है, थोड़ा कलेक्शंस में हो रही है। और वहां पर बैंक का भी बहुत ज्यादा दोष नहीं कह सकते, कोविड, लोकल इश्यूज, ये सब रीजन जो हमको लगते हैं कि बहुत हैम्पर किया है। अब तीन ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या कहा है, सबसे पहले सीएलएसए की बात कर लेते हैं। कहा है वीक परफॉर्मेंस रहा है इनका और प्रोविजनिंग हाई रही है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अलग से उन्होंने पैसे रखे हैं कि कल कुछ एनपीए होते हैं तो फिर प्रोविजनिंग वो करके रखे। अनसर्टेनिटी हाई है, ये चीज को बिल्कुल आपको ध्यान देना है दोस्तों। ये तो मार्च तक के रिजल्ट है, अप्रैल तो बहुत ही खराब गया है, आपको पता ही है। कोविड के केस 4-4 लाख के हिसाब से अभी आ रहे हैं, मई महीना भी अभी कुछ दिन हुए हैं, कुछ बहुत अच्छा तो नहीं ही दिख रहा है अभी भी सिचुएशन। तो अनसर्टेनिटी हाई है, हमको ये नहीं पता अब ये क्वार्टर 1 भी कैसा होने वाला है। तो उन्होंने एस्टिमेट्स को कट किया है, डाउनग्रेड किया है। 300 रुपए का टारगेट, अभी भी 300 रुपए के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, उन्होंने कहा है कि हमारी ये प्रिफर्ड पिक है। तो ये कुछ बोनस इंफॉर्मेशन है दोस्तों। बंधन के अगर आप इन्वेस्टर है तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं 5-10 साल, तो फिर और बहुत पॉजिटिव है इस बिजनेस पर, तो फिर तो आपको बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर 1-2 क्वार्टर के लिए, तो फिर वोलेटिलिटी के लिए आप तैयार आपको रहना चाहिए। जेफरीज, उनका कहने का है एनपीए बढ़े हैं, हमने देखा 1.8 से 6.5% ग्रॉस एनपीए। सेकेंड वेव, अब देखिए मार्च 31 तक तो सेकेंड वेव की बहुत ज्यादा बात भी नहीं थी, ये तो सब अप्रैल से शुरू हुआ है। तो सेकेंड वेव का रिस्क है वो हमको अभी भी पता नहीं है, इन सब रिजल्ट में सेकेंड वेव का तो इम्पैक्ट आया ही नहीं है दोस्तों। तो स्लिपेजेस जो हुए हैं उससे वो डिसअपॉइंटेड है। क्रेडिट रिस्क बढ़ेगी, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेंगे। उन्होंने भी जो ये अर्निंग एस्टिमेट्स जो है उसको भी कम किया है, 13% किया है दोस्तों। और ₹400 का टारगेट दिया है दोस्तों, ये 13% है, 135 नहीं है दोस्तों। ओके। क्रेडिट स्विस ने क्या कहा है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहा है इम्पैक्टेड स्टेट मतलब असम में, मतलब असम में सिचुएशन बहुत ही खराब, जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी उतनी खराब नहीं है, ठीक ठाक रही है। अनसर्टेनिटी तो है, उन्होंने ये भी कहा है। और दोस्तों अनसर्टेनिटी होगी ही, क्वार्टर 4 का रिजल्ट क्वार्टर 1 और अच्छा नहीं आने वाला है, फिर हमको पता नहीं है जून जुलाई में क्या होगा, क्वार्टर 2 में क्या होगा। तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल सावधान अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता है कि क्या होने वाला है। और दोस्तों ये रिस्कीएस्ट बिजनेस है, आपको इसको ध्यान में रखना है। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, थोड़ा सा रिस्क आपका कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस है, कैश में बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, तो वो रिस्क अनसर्टेनिटी है। और दूसरी चीज, अब तो गांव में भी सेकेंड वेव आ रही है, तो वो भी एक चीज है। तो बहुत हद तक मैं न्यूट्रल से अभी नेगेटिव हूँ। हाँ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, शायद ये जो डिप है उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है। हमको नहीं पता कि अगले 3-5 साल में क्या होगा, लेकिन हर बिजनेस में ऐसे मोड़ आते हैं। जैसे इन्फोसिस में कुछ मुझे याद आता है, जब वो एलिगेशंस लगे थे उनके सीईओ पर, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी बाद में। अपने मैंने देखा था 650-700 तक स्टॉक प्राइस चला गया था। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो देखते हैं ये कुछ अपॉर्चुनिटी है एक्युमुलेट करने की है या नहीं। ये एज एन इन्वेस्टर आपको देखना है कि अगर आप माइक्रो फाइनेंस बंधन में पॉजिटिव है या नहीं है। ओवरड्यू और क्रेडिट कॉस्ट जो है बढ़े रहेंगे, वो तो होगा ही। अर्निंग पर शेयर उन्होंने भी एस्टिमेट्स कम किए हैं, और ₹330 का और न्यूट्रल टारगेट है। तो दोस्तों बंधन बैंक में फिलहाल वो दो ही चीज है, अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं या लॉन्ग लॉन्ग टर्म देख रहे हैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म में अभी भी पेन था, अभी भी पेन है, और कुछ क्वार्टर तक रहेगा। बस यही देखना है कि मजबूत कंपनियां जो होती है ये सब पेन से बाहर आ जाती है। तो बंधन निकल पाती है कि नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा अगले कुछ क्वार्टर्स में। बाकी बहुत बड़ा एक्सपोजर लेना शायद बहुत ज़्यादा रिस्क भी हो जाएगा, तो उसका जरूर फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट है कमेंट तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।